इमरान खान साहब का कहना है, उन्होंने कहा है कि जी मैं किसी सूरत जो है वो डील नहीं करूंगा और अगर मुझे कोई बनी गाला भेजने की भी कोशिश करेगा तो मुझे ये वाली डील भी जो है वो मंजूर नहीं है। इमरान खान को जो है बाहर की कोई मुदाखलत की जरूरत नहीं है तो छोड़ दें। वो बैठ के रिचर्ड ग्रेनेल को किस बात की आप लोग टैक्स कर रहे हैं ट्वीट्स के अंदर, क्यों बार बार कर रहे हैं? आईनी बेंच के सरबराह है जस्टिस अमीनुद्दीन, उनको काजी फाइज ईसा पार्ट 2 करार दे दिया गया है इमरान खान साहब की जानिब से। 2022 से अब तक तकरीबन 1 अरब रुपए से ज्यादा की रकम अदा की जा चुकी है। 1 अरब रुपए। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रेडियो चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं उस पर तफसील से बैठ के बात करेंगे। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है बड़ी तेजी देखी गई जनाब। तकरीबन 3907 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। यही वो स्टॉक मार्केट जो आज से हफ्ता 10 दिन पहले जो है वो लालो लाल हुई थी और 2-3 मुसलसल सेशन जो है वो काफी जो है वो रेड जोन के अंदर चले गए थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हुकूमत के जो नाकदीन है उन्होंने कहा कि जनाब देखा स्टॉक मार्केट का बबल भी जो है वो फट गया है। लेकिन मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि करेक्शन फेज है। करेक्शन फेज जब गुजर जाएगा तो उसके बाद जो है दोबारा पॉजिटिविटी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो 3900 पॉइंट्स का ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एहतजाज करी थी इस्लामाबाद में 25 नवंबर को 3500 पॉइंट्स मार्केट गिरी थी उस हालात के अंदर। तो आज उससे भी ज्यादा बड़ा इजाफा हुआ, 3900 पॉइंट्स का आज इजाफा हुआ है। और साल के आगाज के अंदर जो है वो आम तौर पे देखा जाता है कि पॉजिटिविटी जो है वो मार्केट के अंदर नजर आती है। लेट्स सी आगे 2025 के अंदर ये मार्केट जो है वो किस तरफ जाती है। सियासत के मैदान की तरफ अब जरा चलते हैं जनाब। तोशाखाना 2 केस की समाअत अडयाला जेल में हुई और वहां पे अदालत में इमरान खान साहब को बतौर वजीर आजम मिलने वाले 100 से ज्यादा तहाइफ की डिटेल्स जो है वो आज शेयर की गई। और स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन के रूबरू होने वाली समाअत में इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों मौजूद थे। वहां पे बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी भी समाअत के मौके पे अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बिनयामिन का बयान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज ने गवाह पर जुज़वी जिरा की और आइंदा समाअत पर जो है ये कंटिन्यू होगी और आइंदा समाअत पे जाके जो है ये मुकम्मल होगी। इसी तरह आइंदा समाअत पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर भी गवाह के ऊपर जो है वो जिरा करेंगे। गवाह ने जनाब 100 सफ़ात पर मुस्लिम रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश किया है और गवाह की जानिब से तोशाखाना 2 केस के सिलसिले में इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले 108 तहाइफ की फहरिस्त जो है वो अदालत में पेश की गई। इसके अलावा तोशाखाना तहाइफ के रिकॉर्ड से मुतालिक 2 रजिस्टर भी जो है वो अदालत में पेश किए गए। गवाह ने प्राइवेट अप्रेजर का कानूनी तरीकाकार भी अदालत में पेश किया और इस केस की समाअत जो है 2 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बाद में इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने जो है वो अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा इमरान खान ने कहा है कि अदलिया का मजाक बनाया गया है, मैं हर केस लड़ूंगा, जब केसेस लड़ रहा हूं तो मुझे डील करने की क्या जरूरत है, एस्टैब्लिशमेंट या किसी मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा। इमरान खान का कहना है कि 9 मई उन्होंने किया, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई है। 9 मई की साजिश पहले से की गई थी। जिन लोगों ने 9 मई के बाद पार्टी छोड़ी उनके केसेस माफ कर दिए गए। 26 नवंबर के लातादाद लोग मिसिंग हैं, लाल मस्जिद की तरह लाशें दफनाई गई हैं। आप मुल्क की सरहदों की फिक्र करें। 2 मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाए जाएं और बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। इमरान खान ने कहा कि वो बनी गाला में हाउस अरेस्ट पर नहीं जाएंगे। तोशाखाना 2 केस भी तोशाखाना के पहले केस जैसा है। अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में 6 तारीख को इमरान खान को सजा सुनानी है। अलकादिर केस और तोशाखाना 2 अला अदालतों में जो है उनका कहना था कि ये खत्म हो जाएंगे। अब देखते हैं कि वो खत्म होते हैं कि नहीं होते, लेकिन ये इमरान खान साहब का कहना है। उन्होंने कहा कि जी मैं किसी सूरत जो है वो डील नहीं करूंगा और अगर मुझे कोई बनी गाला भेजने की भी कोशिश करेगा तो मुझे ये वाली डील भी जो है वो मंजूर नहीं है। वैसे आपस की बात है कि पीटीआई के लोग जो है ऑफ द रिकॉर्ड जब प्राइवेट सेटिंग में बैठते थे तो वो ये कहते थे कि जनाब हम कोशिश कर रहे हैं कि यही डील हमें कम से कम यही मिल, लेकिन ये डील भी जो है नहीं मिल रही थी। बल्कि ऑन द रिकॉर्ड पीटीआई के बहुत से लोग जो है ये बात कह चुके हैं कि जब ये लोग इस्लामाबाद आए थे एहतजाज करने के लिए तो उस मौके के ऊपर भी जो है वो ये डील का हिस्सा जो है वो ये चीजें बन रही थी कि इमरान खान साहब को केपी के अंदर जो है वो कहीं पे शिफ्ट कर दिया जाए, केपी के जेलों के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन बात आखिरकार नहीं बनी थी। अब वो कहते हैं कि जी मैं तो बनी गाला भी जो है वो मैं एक्सेप्ट। खैर, इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी, फवाद चौधरी साहब के भाई, उन्होंने कहा आज इमरान खान ठीक थे, अपनी स्पिरिट में थे, एक्सरसाइज करके आए थे। उन्होंने अपनी पार्टी को पैगाम दिया है कि चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के जरिए कि आप साबित कदम रहे। आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने मुदल्लिल जवाब दिया और 26 नवंबर और 9 मई से आने पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि हमने ओपनिंग दी है, हमारे 2 मुतालबात हैं और इन 2 में से कोई एक ऐसा नहीं है जो ना होने वाला हो। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ 12वें खिलाड़ी हैं, वो सियासत से आउट हो चुके हैं तो उनके साथ क्या बैठना है, उनकी सियासत में रेलेवेंस हो तो बंदा बैठे भी और बात भी करे, लेकिन वो इस वक्त सियासत से आउट है। इमरान खान ने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी और तफसीलात ज़र का बाइकॉट जारी रखे। सो मतलब ये बात क्लियर हो गई कि ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है ये जारी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आते हैं तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं करते कि जनाब नहीं अभी बाकायदा तौर पर जो है ऐलान। तो अजीब एक कंफ्यूजन की जो है कंफ्यूज्ड सूरत हाल जो है वो यहाँ पे चल रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इस सारे मामले के अंदर जो है इमरान खान साहब ये जो नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं कि 12वें खिलाड़ी हैं तो इनसे मैं क्या बात करूं। बिल्कुल यही बिहेवियर जो है वो पहले इस हुकूमत के हवाले से भी इनका यही था कि जनाब मैं इनसे क्या बात हूं, ये लोग तो जो है क्या कहते हैं ये जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है तो इनसे मैंने किस किस्म की बात करनी है। आज वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्हीं लोगों से मुज़ाकरात करने के लिए बैठी हुई टेबल के ऊपर मौजूद है। सो मेरे ख्याल में इस हद तक जो है वो एक्सट्रीम बयान नहीं देने चाहिए, कल को पता लगे आपको यही सारा कुछ फिर करना पड़े। खैर, इमरान खान साहब यू टर्न ले लेते हैं, उसमें तो कोई ऐसा औखा काम। अच्छा जी, इसके अलावा जर्नलिस्ट जुबैर अली खान जो पीटीआई को कवर करते हैं उन्होंने कहा जी इमरान खान की आईनी बेंच पर कड़ी तनकीद, मिलिट्री कोर्ट को सजा सुनाने की इजाजत देकर आईनी बेंच ने आइन का मजाक बनाया है। ये बेंच काजी फाइज साहब पार्ट 2 है। तो जो नए आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, उनको काजी फाइज साहब पार्ट 2 करार दे दिया गया है इमरान खान साहब की जानिब
जानिब से। अच्छा, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो है वो स्टार्ट हुई, जहां पे पीटीआई के अपने अंदरूनी मसाइल हैं उसके हवाले से तो बात होती है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज के ऊपर जो है वो डिस्कशन स्टार्ट हुई, और वो ये थी कि पीटीआई या इमरान खान साहब के जो वकील हैं उनमें से कितने लोगों ने कितनी फीसें ली। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो सहाफी हैं शाहिद असलम साहब, पाकिस्तान में नहीं होते, पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने ट्वीट सलमान अकरम राजा साहब को किया। उन्होंने कहा, सलमान अकरम राजा साहब, आप जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और कानूनी टीम के सरबराह भी। राजा साहब, कुछ तफसीलात दरकार थी, उम्मीद है आप शेयर करेंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक पीटीआई ने जिन वकला की खिदमत हासिल की, चाहे पार्टी के अपने या बाहर से, उन्हें पार्टी और क़यादत के केसेस मुख्तलिफ अदालतों में लड़ने की फीस की मद में 2022 से अब तक तकरीबन 1 अरब रुपए से ज्यादा की रकम अदा की जा चुकी है। 1 अरब रुपए, आप अंदाजा करें। तो उन्होंने कहा, क्या आप बताना पसंद करेंगे कि किन किन वकला को कितनी कितनी फीस अदा की गई और किस किस केस के लिए, ये भी प्लीज बता दें, और खुद आपने कितनी फीस पीटीआई के केसेस की मद में अब तक वसूल की है, शुक्रिया। और उन्होंने सलमान अकरम राजा और पीटीआई और शेख वकास अकरम को इसके अंदर जो है वो टैग भी किया। शबीर डार साहब एक और जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी ट्वीट किया इसी मामले पे। उन्होंने कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक 1 अरब नहीं, कुल रकम 40 करोड़ के आसपास है, जिसमें से जेल ट्रायल के लिए मुख्तस 4 रुकनी वकला टीम के सरबराह 16 करोड़ वसूल कर चुके हैं। सलमान अकरम राजा और सेनेटर अली जफर ने कोई फीस वसूल नहीं की, जबकि लाहौर के एक वकील असेंबली के 2 टिकट और 5 करोड़ वसूल कर चुके हैं। लाहौर के एक वकील कौन हो सकता है? मैं वैसे ही मतलब तुक्का मुसलमानों तुक्का लड़ाओ, तो मैं तुक्का लड़ा रहा था कि कौन से वकील हैं जिन्होंने टिकट लिए होंगे। तो मेरे ज़हन में जिन साहब का नाम आ रहा है, लतीफ खोसा साहब है जिन्होंने टिकट लिया था। अब नाम नहीं इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ कि किसकी बात कर रहे हैं। शबीर डार साहब कह रहे हैं कि जी एक वकील ने, लाहौर के एक वकील ने असेंबली के 2 टिकट और 5 करोड़ रुपए जो है वो वसूल किए हैं। आई डोंट नो ये कौन है। तो सलमान अकरम राजा साहब ने जो है उसके बाद सहाफी शाहिद असलम को इसका रिप्लाई किया। उन्होंने कहा, ख्वाजा हारिस जो अब फौजी अदालतों के मुकदमे में हमारे खिलाफ खड़े हैं, और सलमान सफदर साहब जो फौजदारी मुकदमात में हमारे सीनियर वकील हैं, सियासी वाबस्तगी नहीं रखते, ने फीसें ली हैं, अरब नहीं। मैंने पीटीआई या खान साहब के किसी मुकदमे में कोई फीस खर्चा नहीं लिया, दीगर मरकजी वकला ने भी फीस नहीं ली। ये सलमान अकरम राजा साहब ने बताया। अच्छा, उन्होंने सिर्फ इस बात का डिनाई किया कि 1 अरब रुपया ने, कितनी अमाउंट है ये भी नहीं बताना चाहिए था मेरे ख्याल में। उसमें तो कोई दो राय नहीं है उसमें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल शायद ये इमरान खान साहब जो है वो अपने को पल्ले से तो नहीं दे रहे ना। ये तो इन्होंने आपने फंड्स इकट्ठे किए हुए हैं। बाय द वे इसके ऊपर भी बहुत सी उंगलियां उठी हुई हैं कि ये जो फंड्स वगैरह इकट्ठे किए गए हैं, ये कोई इसका हिसाब किताब, कोई ऑडिट शॉडिट है या नहीं है, तो इसके ऊपर भी बहुत से सवाल। खैर, इसके अलावा जनाब अबूजर सलमान नियाजी साहब, ये भी पीटीआई के वकील हैं, इन्होंने ट्वीट किया इसी के ऊपर। उन्होंने कहा, आफ्टर लूजिंग ऑन एवरी फ्रंट नाउ दे हैव डिसाइडेड टू टारगेट द लीगल टीम, एब्सोल्यूट लाई एंड प्रोपेगेंडा, ओनली 1 or 2 प्रोफेशनल लॉयर्स हैविंग नो एफिलिएशन विद पीटीआई हैव बीन पेड फी एंड दैट टू फार बिलो देन व्हाट यू हैव कंटेंटेड, रेस्ट आर वर्किंग फॉर फ्री, नथिंग फ्रॉम शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल फंड। वो कह रहे हैं कि शौकत खानम का जो फंड है वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ है, और सिर्फ वो लोग जो प्रोफेशनली जो पीटीआई के साथ अटैच नहीं है उन्होंने अपनी फीसें ली हैं, लेकिन जो लोग पीटीआई के साथ अटैच हैं और वकील हैं उन्होंने किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली है। पैसे इन्होंने भी बताया कि वो जो 2 लोग हैं जो वकील हैं उन्होंने कितने को पैसे लिए हैं, इसका कोई अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अच्छा जी, कुछ मुज़ाकरात के हवाले से बात कर लें। ख्वाजा आसिफ साहब ने जनाब एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में वो फरमाते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने जो मुतालबात रखे हैं उससे तो लगता है कि मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। अगर खुले ज़हन के साथ आएंगे तो हो सकता है कि कोई रास्ता निकल आए। बैनुल अक़वामी दबाव कतई तौर पर कबूल नहीं करेंगे, कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे। वहां क्या होता है हमने इस पर कभी बात नहीं की। मगरिब में जो रवायात हैं कोई अच्छी नहीं, पाकिस्तान के बारे में तशवीश हो रही है लेकिन गजा पर खामोश हैं। इजराइल को असलहा फराहम कर रहे हैं, जो असलहा फराहम करता है वो उतना ही गुनहगार है जो उस असलहे को फायर करता है। ये मुनाफिकत है। मगरिब वालों को जेब नहीं देता कि इस्लामी मुल्क के मामला में मुदाखलत करें। जो मगरिब में बैठकर उन्हें रिक्रूट कर रहे हैं उनको भी कुछ शर्म करनी चाहिए, कुछ हया करनी। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो कमेंट किया। बेसिकली मेरे ख्याल में जो बात कर रहे हैं वो अमेरिका की मुदाखलत के हवाले से, या अमेरिका जो कुछ कहता है, या उनके मतलब जो रिचर्ड ग्रेनेल है जो आजकल उसने काम शुरू किया है, ये मेरे ख्याल में उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब जो है बात कर रहे हैं। शेख वकास अकरम साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा, ये सियासी मदारी अंदरूनी खाना इस बात को तस्लीम करते हैं कि इमरान खान ही पाकिस्तान की वाहिद सियासी हकीकत है जिसने मुल्क की तरक्की के लिए अपने सुकून और आराम की कुर्बानी दी। उन्होंने मीडिया कवरेज और अवामी तवज्जो हासिल करने के लिए इमरान खान को हतफ तनकीद बनाने वालों को नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का दरबारी और सियासी मदारी करार देते हुए कहा कि इमरान खान आलमी सतह के रहनुमा है, जबकि उनके नकाद महज अपने आकाओं के प्यादे हैं जिनका काम बिला जवाब तनकीद करना है, क्योंकि शरीफ और जरदारी जैसे करप्ट और पुराने सियासी खानदानों का सियासी खात्मा करीब है। इक़्तिदार के लालची अफराद का ये इत्तेहाद मुल्की मफादात के लिए नहीं बल्कि इमरान खान को सियासी मंजरनामे से बाहर करने के लिए है। ताहम उनका ये मजमूम मंसूबा उल्टा पड़ गया और वो इमरान खान को साइडलाइन करने में नाकाम हो गए। शेख वकास अकरम ने बिलावल भुट्टो जरदारी को नाराज सियासी बच्चा करार देते हुए मशवरा दिया कि वो इमरान खान जैसे आलमी रहनुमा के बजाय अपनी सतह के सियासी लीडरान के साथ बहस पर तवज्जो मरकूज रखें। बदकिस्मती से जरदारी की तारीख रही है कि वो अपने सियासी तौर पर नापुख्ता नौजवान बेटे को मुस्लिम नून पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि शरीफों को निशाना बनाकर मुज़ाकरात में फायदा उठाया जा सके। इमरान खान ने जरदारी और शरीफ के बरक्स कभी भी सौदेबाजी के लिए गैर मुल्की मुदाखलत पर इंसार नहीं किया, जिन्होंने मुल्क को तबाही की हालत में छोड़ा और जेलों से बचने और बाहर निकलने के लिए मुज़ाकरात किए। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई ने ख्वाजा आसिफ को इंतहाई मज़ेका के सियासतदान करार देते हुए कहा कि उनके सुल्तान महमूद गज़नवी के बारे में तबसरों ने पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर मुसलसल शर्मिंदा किया, हालांकि वो वज़ीर दिफा और वज़ीर खारजा जैसे अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। शेख वकास अकरम ने ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करते हुए कहा कि आप और आपके साथी बरसों से ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान फौज का प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये जो बाहर की मुदाखलत के हवाले से बात कर रहे हैं ना कि शेख साहब कि जी इमरान खान को जो है बाहर की कोई मुदाखलत की जरूरत नहीं है तो छोड़ दें। वो बैठ के रिचर्ड ग्रेनेल को किस बात की आप लोग टैग्स कर रहे हैं ट्वीट्स के अंदर, क्यों बार बार कर रहे हैं? वो शहबाज गिल जो है हर बात के अंदर शिकायत क्यों लगाता है रिचर्ड ग्रेनेल को बैठ के टैग कर करके, देखें जी उसने मुझे ये कह दिया, देखें
देखे उसने मुझे ये कह दिया, ये देखे मेरी ये भी शिकायत है, ये क्या हरकतें हो रही है। वो छोटे बच्चे नहीं होते नर्सरी के जो है टीचरों को शिकायत लगा, उस तरह की तो हरकतें हो रही है। फिर आप कहते हैं जी हम बैरूनी। आप जरा कोई एक मिनट के लिए आप कभी सोच सकते हैं कि किसी और सियासी जमात का बंदा वो बैठ के अमरीकी या इंग्लिश यानी कि यूके या कनाडा या किसी और मुल्क के किसी वजीर को बैठ के या मुशीर को बैठ के टैग कर रहा हो कि देखे पाकिस्तान में ये हो गया, देखे पाकिस्तान वो हो गया। लोग कहेंगे यार आपका मसला है, घर का मसला है, घर के मसले को इधर सॉल्व करें बैठ के, उधर के खुद करें ना बैठ के सॉल्व, जाए जाके खुद जाके फेस करेंगे। रिचर्ड ग्रेनेल को बार बार किस बात का आप लोग टैग मार, खैर कर लें अपनी 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 चाह ये भी पूरी कर लें, कोई ऐसी बात नहीं। ये शॉबी वो उनको अपनी उनकी सेटिंग्स हुई है वहां पे वॉशिंगटन के अंदर, वो अपने चक्रों के अंदर वो लगा हुआ है, लगे रहे, ठीक है, बनाए लोगों को बेवकूफ बनाए। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब अज़मा बुखारी साहबा ने भी आज ट्वीट किया, सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा जी पंजाब के अवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मरीम नवाज का हुकूमती मामला चलाने का 1 साल मुकम्मल होने वाला है, मेरे पास पिछले 10 माह का रिपोर्ट कार्ड मौजूद है। कहा था वज़ीर आला मरीम नवाज के इकदाम फाइलों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने साबित किया कारकर्दगी के लिए जरूरी नहीं कि कितनी बारी है, कारकर्दगी साबित करने के लिए अहल होना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक हुकूमत है। कुरम और पारा चनार के हालात सबके सामने हैं। कुरम और पारा चनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, कुरम और पारा चनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है। हालात खराब करने की सियासत को पंजाब के अवाम सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने कहा लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा किया जा चुका है, देही खवातीन लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए मवेशी खरीद सकेंगी। माहौलियात के लिए तारीखी इकदाम हुए हैं। लाहौर में अपनी नौयत का पहला स्मोक टावर इंस्टॉल कर दिया गया है। लाहौर में मॉडल फिश मार्केट भी कायम होगी। उन्होंने कहा कि लाहौर में सब्जी मंडी काला शाह काकू के करीब बनने जा रही है। दही रानी प्रोग्राम में बच्चियों को सलामी के तौर पर घरेलू सामान दिया जाएगा। वज़ीर आला बच्चों की शादियों में खुद शिरकत करेंगी। अच्छा जी, इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जो है वो खुर्रम दस्तगीर साहब उनके हवाले से आई है। आप जानते हैं कि उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है उनको मुझसे मिले हुए 1.5 साल हो चुका है। अब खुर्रम दस्तगीर साहब जो है वो गुजरांवाला से मतलब ताल्लुक रखते हैं और गुजरांवाला में कोई नून लीग की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी इस बार। तो उन्होंने आज टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा नवाज शरीफ का मुझसे ना मिलने का फैसला उनका जाती फैसला है। मैं बस इतना चाहता हूं कि वो पिछले इलेक्शन से सबक सीखें। जब से इंटरनेट मोबाइल फोन पर आया है तब से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मुआशरती तब्दीली आ चुकी है। पाकिस्तानी अवाम के नवाज शरीफ से बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब उनको देना हूं। ये खुर्रम दस्तगीर साहब ये फरमा रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, ये कुछ छोटी बात नहीं है कि खुर्रम दस्तगीर जैसा बंदा जो है ना वो ये बात, मैं खुर्रम साहब को मैं जानता हूं कई सालों से, मेरे प्रोग्राम्स में वो तशरीफ लाते रहते हैं। वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, और वो एक ऐसी शख्सियत है जिनको आप कभी गुस्से में नहीं देखे, कोई आप उनको लूज टॉक करते हुए नहीं देखेंगे, कोई वाहियात किस्म की गुफ्तगू करते हुए आप नहीं देखें। तो अगर वो भी इस बात के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि वो ये बात करें कि जनाब एक सियासी इनकलाब आ रहा है और मोबाइल फोन के जरिए जब से इंटरनेट आया है लोगों में शऊर बढ़ गया है, लोग सवाल करना चाहते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा और उनको उनके जवाब नहीं मिल रहे, तो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। ये बेसिकली अपनी लीडरशिप को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि होश के नाखून लें, आप लोग चीजों को असेस नहीं कर रहे जिस तरह करना। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि खुर्रम दस्तगीर साहब जो है ना वो अकेले नहीं है जिनको ये चीज फील हो रही है। मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं कि पार्टी के अंदर और बहुत से ऐसे जो हमसे प्राइवेट डिस्कशंस के अंदर बैठ के जो है वो ये बात करते हैं कि आपका जो है वो आवाम के साथ राब्ता बिल्कुल टूटता जा रहा है, आपका बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है जैसे आवाम। तो नून लीग को पता भी नहीं लगेगा कि इसके साथ हुआ क्या, अगर तो हालात इस तरह चलते रहे ना, इनको पता भी नहीं लगेगा कि एक्चुअली इनके साथ क्या हुआ। खैर, इसके अलावा जनाब जरा खेल के मैदान के हवाले से भी बात कर लें। मेलबर्न टेस्ट या बॉक्सिंग डे टेस्ट जिसे कहते हैं वो उसके अंदर जो है वो जनाब भारतीय टीम की मुश्किलात जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया जो है उसने 2-1 की आज बढ़तरी हासिल कर ली है टेस्ट सीरीज के अंदर, और वहां पे अब सीरीज में जो है वो आगे आ चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जब खेल का आगाज हुआ तो ज्यादातर जो क्रिकेट के माहिरीन थे वो यही कह रहे थे कि मोस्ट प्रॉब्ली ये मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जा रहा है। लेकिन उसके बाद जायसवाल जो उनका एक ओपनर लड़का है, यंग लड़का है, उसका एक आउट हुआ और उसके बाद जो है वो लाइन लगना शुरू हो गई। रोहित शर्मा कप्तान वो भी फेल हो गए, साथ ही साथ वो कोहली जो है वो भी फेल हो गए। वही कोहली की पुरानी आदत, उनमें 12वीं विकेट के ऊपर तकरीबन 11वीं या 12वीं विकेट के ऊपर जाके जो है उसने वो बॉल को खेला और उसने निक दिया। बाकी पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर भी जो है वो यही होता रहा है, सारे पीछे के जो कॉरिडोर है उसके अंदर वो कैच होता रहा। तो अब तो मतलब खुद इंडिया के अंदर ये बातें होना शुरू हो गई हैं जी, कोहली की शायद अब टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट हो जानी चाहिए। रोहित शर्मा की तो होनी चाहिए लेकिन कोहली की भी जो है हो जानी चाहिए। इट्स द एंड नाउ। अब बड़े अफसोस की बात है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है जनाब बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग जो है वो यहाँ पे उनके करियर खत्म हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। रोहित शर्मा ने भी जो है वो दूसरी इनिंग्स के अंदर सिर्फ 10 रन बनाए और वो भी पेविलियन वापस लौट गए। बहुत बुरी तरह नाकाम, एज ए कैप्टन एज ए बैट्समैन बहुत बुरी तरह रोहित शर्मा जो है नाकाम हुए। लेकिन एक जो जायसवाल का एक आउट था उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और उसके ऊपर कंट्रोवर्सी ये हुई कि उसने एक बाउंसर जो है उसे खेलने की कोशिश की, हुक करने की कोशिश की, तो वो पीछे विकेट कीपर को जो है वो कैच हुआ। अब अंपायर ने जो है वो इनिशियली डिसीजन नहीं दिया, उसे चैलेंज किया गया, थर्ड अंपायर के पास गया, जो स्नेकोमीटर था स्नेकोमीटर के अंदर जो है आवाज ऐसा नहीं आई, लेकिन बॉल की डेविएशन जो है वो क्लियर कट नजर आ रही थी कि बॉल जो है वो अच्छा खासा डिविएट हुआ है और या बैट से या ग्लव से लग के जो है पीछे कैच। अब उसके ऊपर स्नेकोमीटर में जो है वो जब चीज नहीं आई थी, लेकिन जब बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया तो वो क्लियर कट नजर आ रहा था कि वो पीछे विकेट कीपर के पास कैच हुआ है और साथ ही साथ मतलब बॉल की डायरेक्शन भी जो है वो नेकेड आई से भी नजर आ रहा था कि चेंज, लेकिन और उसके बाद अल्टीमेटली थर्ड अंपायर ने जो है आउट दे दिया। स्नेकोमीटर के अंदर आवाज नहीं है। अब मुझे ये लगता है कि स्नेकोमीटर में आवाज क्यों नहीं आई, शायद उसकी रीजन ये थी कि बॉल हुक
स्नोक की तरफ जो है वो खेला जा रहा था, बहुत हाइट के ऊपर जो है वो माइक होते कहां पे, ये जो माइक्स होते हैं स्नेकोमीटर्स के, ये विकेट के अंदर लगे हो, ये वहां से इसको पिक किया जा रहा होता है, इसकी साउंड जो है वहां से पिक की जा रही है। तो शायद चूंकि ये बहुत हाइट के ऊपर खेला जा रहा था, शायद इस वजह से उसके अंदर माइक के अंदर आवाज नहीं आई होगी, लेकिन क्लियर कट डेविएशन जो है वो नजर आ रही थी। जब थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया तो जायसवाल जो है वहां से अंपायर से थोड़ा सा जाके उन्होंने आर्ग्यू भी किया कि भाई आउट किस तरह दे दिया आपने, स्नेकोमीटर के अंदर तो आवाज ही नहीं आई। तो इंडियन मीडिया भी जो है वो आज चीखें मार रहा है कि जी अगर जायसवाल आउट ना होता तो शायद हम ये मैच जो है वो बचा लेते या ड्रॉ कर लेते, लेकिन मैच जो है वो हार गया क्योंकि पूरी लाइन लगी इंडियन बैट्समैनों की। तो इंडिया के अंदर जो है वो आज बड़ा सफे मातम बिछा हुआ है इस बात के ऊपर कि जी हमारे साथ ज्यादती होगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऊपर से ये वही मैच है जिसमें कोहली ने भी बदतमीजी की, ऑस्ट्रेलियन ओपनर के साथ उसे कंधा मारा था।